हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद पूनम पे सभी मेरे प्यारे बच्चों का स्वागत है। देखो बच्चों, आज से हम साइकोलॉजी की सीरीज शुरू कर रहे हैं। जो भी बच्चे एचटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं, जो कि पॉसिबिलिटीज हैं 11 और 12 जनवरी को होने की, उसी के अकॉर्डिंग हम आज से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक सीरीज लेके आई हूं। जितना पॉसिबल हो सकेगा मैं 11-12 जनवरी तक आपके बहुत सारे क्वेश्चन, लगभग 1000 तो मिनिमम है, इतने क्वेश्चंस आपको मैं करवाऊंगी। मेरी कोशिश रहेगी आपको साइकोलॉजी में कहीं प्रॉब्लम नहीं आए ना आए। देखो, जो बच्चे साइकोलॉजी का पूरा सिलेबस पढ़ना चाहते हैं तो मैंने अपने चैनल पे पढ़ाए हुए पूरा सिलेबस करवा दिया है। आज से बच्चों एक हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। आज हमारा डे फर्स्ट है। ऐसे ही हमारी डेली क्लास चलेगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, साइकोलॉजी की, चाइल्ड डेवलपमेंट, जिसे आपका 30 मार्क्स में लिखा आएगा ना एचटेट में। सबसे पहले चाइल्ड डेवलपमेंट 30 मार्क्स, हम उसकी तैयारी आज से शुरू कर रहे हैं। आज मैंने टीजीटी पेपर 2020 का ये वाला उठाया है। रुको भाई, पेन सेट कर लूं एक बार मैं। टीजीटी पेपर 2020, ठीक है, ये वाला हम आज करेंगे। ऐसे ही रोज हम एक पेपर उठाएंगे और हम डेली ऐसे चलेंगे। जितनी कोशिश रहेगी मैं सारे क्वेश्चंस आपको करवा सकूं, आपके एग्जाम में दिक्कत ना आए। बस शर्त आराम से मेरे साथ पढ़ते चलना। उससे रिलेटेड जो भी बातें रहेंगी वो भी मैं कोशिश करूंगी आप लोगों को करवा पाऊं। देखो क्वेश्चन फर्स्ट, देखो क्वेश्चन बायलिंगुअल रहेंगे सारे क्वेश्चन। जो बच्चे हिंदी में अपना इजीली समझ पा रहे हैं वो हिंदी में, और जो इंग्लिश में समझना चाहे वो इंग्लिश भी लिखा हुआ है। बायलिंगुअल चलेगा सब कुछ। क्वेश्चंस जिसको हिंदी में समझ आए, इंग्लिश में समझ आए, जैसे जिसको ठीक लगे वैसे सोल्व करना, ठीक है। देखो क्वेश्चन फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने का प्रमुख नियम नहीं है। एक तो आपको यही याद रखना है, बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं के आएंगे। आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है, पूछा जाए है या नहीं है, इस बात को ध्यान रखना है। जो बच्चे ध्यान से नहीं देखते, नहीं को बहुत सारे क्वेश्चन गलत करके आते हैं स्पीड, क्योंकि उनको रहता है कि बस मैं स्पीड से खींच दूं। ऐसा नहीं करना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। ये कहना चाह रहे हैं, विच इज ऑफ फॉलोइंग इज नॉट द मेन लॉ ऑफ लर्निंग प्रिस्क्राइब्ड बाय द थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक के 3 तो मेन लॉ है, 3 तो मुख्य नियम है और 5 गौण नियम। आपको ये याद रखने हैं। थॉर्नडाइक जिसे हम फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, जो साथ रिलेटेड बातें बताती चलूं वो भी आप साथ में करते रहना, क्योंकि ये भी मैं इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगी। बिना टाइम वेस्ट करते हुए ये सीरीज अपनी चलेगी। बेवजह की कोई बात नहीं करेंगे इसमें, बिना बात का टाइम वेस्ट नहीं करना, सिर्फ आराम से पढ़ते जाना। जो भी बच्चे कह रहे थे कि मैम साइकोलॉजी की एक सीरीज लेके आओ, सीरीज लेके आओ, अब वो सभी बच्चे आराम से पढ़ना, ठीक है। आपके स्टेट तक बिल्कुल जितने भी टीचिंग एग्जाम्स होते हैं हर जगह पे ये क्लास हेल्पफुल रहेगी। देखो फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी ये है थॉर्नडाइक, ये आपको याद रखनी। तो फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी कौन है? थॉर्नडाइक। इनके 3 तो मुख्य नियम है, मुख्य नियम है इन्होंने दिए थे 3, और गौण नियम है इनके 5, ठीक है। तो इन्होंने यही बात लिखी है कि मुख्य नियम 3 है, एक नहीं है। कौन सा नहीं है? आप याद रखोगे। फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी कौन है? वो है मेरे प्यारे बच्चों थॉर्नडाइक। इसके मुख्य नियम है 3, गौण नियम है 5। ये आगे बता दूंगी जैसे जैसे क्वेश्चन आते चलेंगे। अब यहां से थॉर्नडाइक के 3 मुख्य नियम याद हो जाएंगे, और इसका मतलब एक नहीं है। आपको याद रखना है इनका लॉ ऑफ एक्सरसाइज, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, ये तीनों नियम है। इसका आंसर रहेगा ये सामान्यकरण का नियम नहीं है। जनरलाइजेशन, लॉ ऑफ जनरलाइजेशन का नियम नहीं है किसका? थॉर्नडाइक का, ठीक है। इसका आंसर है डी। कर लोगे? देखो क्वेश्चन था बच्चों, कौन सा थॉर्नडाइक का मुख्य नियम है और कौन सा नहीं है। पता लग गया हमें। तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, ये तीनों हैं, और ये सामान्यकरण का नियम नहीं होता। देखो लर्निंग में ये जो थॉर्नडाइक का है, सबसे पहले आप याद रखोगे पशुओं पे जो एक्सपेरिमेंट किया था ना, एनिमल्स पे जो एक्सपेरिमेंट किया था वो थॉर्नडाइक ने किया था। आप एक ये बात याद रखोगे। इनका एक थ्योरी है, इन्होंने थ्योरी दी थी ट्रायल एंड एरर मेथड, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। इनका मानना था थॉर्नडाइक का। ये साइकोलॉजिस्ट बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट रहे हैं वैसे ये, इसीलिए इनको फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी कहते हैं। ट्रायल एंड एरर थ्योरी, इनका मानना था आप जब किसी भी काम को सीखते हो, उससे गलती करते हो, फिर ट्राई करते हो, फिर गलती करते हो, फिर ट्राई करते हो, ऐसे आप एक दिन उस काम को सीख जाते हो, ठीक है। इन्होंने ये
लर्निंग का कहा था कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए ये बहुत उपयोगी है, क्योंकि आपने देखा होगा छोटे बच्चे होते हैं ना, वो किसी चीज को उठाते हैं फिर उनसे गिर जाती है, या चलने का लगा लो आप, जब बच्चा उठता है फिर गिर जाता है, फिर उठता है फिर गिरता है, और लास्ट में एक दिन वो क्या हो जाता है, उठ जाता है। वो क्या सीखा उसने, उसने क्या किया, अपना अभ्यास किया। ठीक है, अभ्यास का नियम हो गया। तो थॉर्नडाइक का यही बताना था, ट्रायल एंड एरर थ्योरी आपसे पूछ ली जाए तो वो किसकी है, थॉर्नडाइक की है। और इन्होंने बिल्ली पे प्रयोग किया था। किस पे प्रयोग किया था, बिल्ली पे प्रयोग किया था। इनका एक्सपेरिमेंट बिल्ली पे था। ट्रायल और एरर थ्योरी इनकी है। इसी को आप एसआर थ्योरी भी बोलते हैं, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। ये भी क्या है, इसी का इन्हीं ने ही बोला था। स्टिमुलस का मतलब उद्दीपक, रिस्पॉन्स का मतलब प्रतिक्रिया। स्टिमुलस और रिस्पॉन्स क्या है एक बार समझो, ये भी थॉर्नडाइक की ही बातें हैं। स्टिमुलस का मतलब है, अब आप एचटेट के लिए तैयारी कर रहे हो, ठीक है। एचटेट जो आपका है ना, आपको दिख रहा है कि आपका एग्जाम आने वाला है 11-12 जनवरी को, मुझे एचटेट का एग्जाम देना है, स्टेट का। ये आपका स्टिमुलस का काम कर रहा है। आपके आगे क्या है, मेन मोटो क्या है अभी फिलहाल, एचटेट क्लियर करना। तो जो एचटेट का एग्जाम है ना आपके लिए, वो स्टिमुलस का काम कर रहा है। और उसके लिए जो आप पढ़ रहे हो ना, वो आपका रिस्पॉन्स है। वो क्या है, आपका रिस्पॉन्स ये होता है स्टिमुलस। जो एचटेट का एग्जाम है उसके लिए आप जितने एफर्ट्स कर रहे हो, जितनी मेहनत कर रहे हो, वो क्या है बच्चों, वो है रिस्पॉन्स। रखोगे याद, तो ये सारी बातें याद रखनी है। मुख्य नियम है इनके 3, अभ्यास का नियम, ये यहां से बातें याद होती चलेंगी, जितनी बोलती चलो सुनते चलना। अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम। फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी थॉर्नडाइक, ठीक है। सबसे पहले पशुओं पे प्रयोग किसने किया, थॉर्नडाइक ने। अच्छा, ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसने दी, थॉर्नडाइक ने दी। इनको एसआर थ्योरी भी बोलते हैं, स्टिमुलस रिस्पॉन्स। स्टिमुलस क्या होता है, रिस्पॉन्स क्या होता है, वो भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। बिल्ली पे प्रयोग किया था इन्होंने, ये इनका नहीं है। 5 मुख्य गुण नियम है, वो आगे बता दूंगी मैं आपको। हो गया फर्स्ट क्वेश्चन हमारा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेगात्मक बुद्धि को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था, ये पूछा गया। इमोशनल इंटेलिजेंस, इनका मानना है इमोशनल इंटेलिजेंस है। देखो इसको बढ़ाया तो ना, ये इन्होंने किस पर, तो ये लिख लो। संवेगात्मक शब्द सर्वप्रथम प्रस्तुत किसने किया था, आप याद रखोगे, मेयर सोल्वे ने। किसने किया था, मेयर एंड स्लोवे ने। इमोशनल इंटेलिजेंस को है ना, वर्ड तो दिया था इन्होंने, ठीक है, लेकिन इन्होंने सिर्फ वर्ड दिया, इन्होंने आगे कोई काम नहीं किया इस चीज में, सिर्फ ये वर्ड देके छोड़ दिया। इमोशनल इंटेलिजेंस वो होती है जब आप किसी भी चीज को समझने के लिए अपने इमोशंस को लेके आते हो ना, वो इमोशनल इंटेलिजेंस होगी। जैसे सोसाइटी में आपने किसी के साथ कोई भी बिहेवियर किया, आप उसमें सोचते हो नहीं यार ये तो ऐसा नहीं हो सकता, जबकि होता है रियलिटी में, लेकिन आप सोच लेते हो। समाज में इमोशंस जहां जहां आप यूज करते हो। और हाँ, एक और बात याद रखना, इमोशंस 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे आपके भय आना, क्रोध आना, ये नेगेटिव इमोशंस है। खुश होना, किसी चीज को देख के खुशी मिलना, हर्ष, आनंद, ये सारी चीजें क्या है, पॉजिटिव इमोशंस है। और नेगेटिव भय, क्रोध, आपको ये याद रखने हैं। अच्छा, संवेगात्मक, इसको ना आगे किसने बढ़ाया था, इसको बढ़ाया था डेनियल गोलमैन ने। डेनियल गोलमैन ने इसको बहुत आगे, इस पे सबसे ज्यादा काम किया था इन्होंने। लेकिन अगर पूछ लिया जाए तो वो आपको याद रखना है, सब सर्वप्रथम प्रस्तुत किसने किया था, तो आप याद रखोगे मेयर एंड स्लोवे ने, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उपागत अधिगम अयोग्य बालकों के व्यवहार का विश्लेषण कर उनकी अधिगम न्यूनता के मूल कारणों के जानने का प्रयास पर आधारित है। देखो बच्चों, मैंने हिंदी में पढ़ दिया, लेकिन कोशिश करना जब भी लंबी स्टेटमेंट आ जाए और थोड़ी सी स्टेटमेंट के साथ साथ क्या हो, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, तो आप कोशिश करना, जो भी बच्चे इंग्लिश में थोड़ा कंफर्ट फील करते हैं पढ़ के, वो बच्चे कोशिश करना जितने साइकोलॉजी आप सोल्व करो इंग्लिश में करना। इंग्लिश में क्यों कह रही हूँ, क्योंकि इंग्लिश में कई बार हिंदी में अलग अलग मीनिंग, वो बहुत टिपिकल मीनिंग मतलब दे देते हैं लाइन लिख के, लेकिन इंग्लिश में आपको फटाक दे समझ आ जाएगी। तो जब आपको हिंदी में जाके वो सेक्शन समझ नहीं आ रहा, तो उसी क्वेश्चन को आप इंग्लिश में एक बार जरूर देखना। मैं ये आपके दावे के साथ कह सकती हूँ कि आप बहुत इजीली उस बात को समझ पाओगे। इंग्लिश बहुत हेल्प रहेगी। जहां जिस भी बच्चे को हिंदी में समझ ना आए, वो बच्चा इंग्लिश में क्वेश्चन को जरूर पढ़ना है उन बच्चों को, ठीक है। तो देखो इसमें देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच बेस्ड ऑन द एनालाइजिंग द बिहेवियर ऑफ डिसेबल्ड चाइल्ड। इसका मतलब डिसेबल्ड चाइल्ड का बिहेवियर देखना, फाइंड आउट द
रूट कोज हिज लर्निंग डेफिशिएंसी, मतलब वो बच्चे क्यों नहीं क्यों नहीं सीख पा रहे हैं, उनमें क्या कमी है। लर्निंग डेफिशिएंसी का मतलब ही यही है, क्यों, क्या कारण है उस चीज के पीछे। और डिसेबल्ड चाइल्ड है, देखो है, तो देखो व्यवहार का विश्लेषण, अधिकतम न्यूनता के मूल कारण बताओ, मनोविश्लेषणात्मक उपागम, व्यवहारवादी, व्यक्ति अनुदेशना या बहु इंद्रिय। साइको एनालिटिक में ना बच्चों देखो आपको उसकी क्या देखनी है, डिसेबल्ड चाइल्ड देखना है, लर्निंग डेफिशिएंसी कैसे है उसकी, क्या है, डिसेबल्ड है वो। आप साइको एनालिटिक से सिर्फ मन को एनालाइज कर पाते हो, आप मन से रिलेटेड, लेकिन इसने बात किसकी की है, डिसेबल्ड है, तो इसका तो कोई मतलब है ही नहीं, डिसेबल्ड से इसका कोई मतलब नहीं है। बिहेवियर से आप उसके व्यवहार को जान पाते हो, इससे भी कोई मतलब नहीं है। लेकिन कोई भी बच्चा डिसेबल्ड है लेकिन उसके अंदर लर्निंग, सीखने की कमी है ना, वो उस बच्चे में सीखने की कमी क्यों है, ये आप इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन अप्रोच से उसकी देखोगे। आप इंडिविजुअली उस बच्चे का सारा इंटरव्यू से या फिर बातों से आप उनसे एनालाइज कर पाओगे इस बच्चे में क्या डेफिशिएंसी है, ये क्यों नहीं सीख पा रहा है। ये सारी चीजें आप किससे करोगे, आप सीखोगे इंडिविजुअल, अलग एक से। आप देखो मुझे बिठा लोगे, किसी और को बिठा लोगे, किसी और को बिठा लोगे, आप उस चीज से कहां से एनालाइज कर पाओगे, नहीं, बिल्कुल नहीं कर पाओगे। आप अकेले को बिठा के पूछोगे, कारण जानोगे, तब आप उस चीज को समझ पाओगे। तो इसका आंसर क्या हुआ, सी। ठीक है, कर लोगे याद। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, लुप्त अधिगम संपर्क को सर्वप्रथम किसने परिचित किया था, लेटेंट हीट, जिसे लेटेंट हीट कह रही हूं, सॉरी लेटेंट लर्निंग, इसे हम साइन भी बोलते हैं, साइन लर्निंग, चिन्ह भी बोलते हैं हम इसे, चिन्ह अधिगम। ठीक है, तो लेटेंट लर्निंग किसने दी थी वो बताओ। क्वेश्चन है फोर्थ, लेटेंट लर्निंग के बारे में किसने बताया था। अब याद रखना है, सिर्फ रटने का है। टोलमैन ने लेटेंट लर्निंग के बारे में बताया था, किसने बताया था, एडवर्ड चेस टोलमैन ने लर्निंग के बारे में बताया था। कौन सी, लेटेंट लर्निंग के बारे में, रखोगे याद, टोलमैन ने बताया था। जैसे ऑपरेंट कंडीशनिंग के बारे में किसने दिया थी ये थ्योरी वाली, ये ऑपरेंट कंडीशनिंग की स्किनर ने दी थी, स्किनर ने, है ना। जैसे अल्बर्ट सामाजिक वाला किसने दिया था, अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था, या मानवतावाद वाला अब्राहम मैस्लो ने दिया, कोल रोजर्स ने दिया। इसी तरीके से लेटेंट लर्निंग किसने दी थी, एडवर्ड चेस टोलमैन ने दी थी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, प्रकार्यवाद के मुख्य प्रवर्तक कौन है, फंक्शनलिज्म किसने दी थी। एक तो आता है स्ट्रक्चरलिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म और एक फंक्शनलिज्म, ये आपको दोनों याद रखने हैं। जब फंक्शन की बात आएगी ना, फंक्शनलिज्म की बात आएगी तो आपको याद रखना है विलियम जेम्स। कौन, विलियम जेम्स। और जब आएगी संरचनावाद की, स्ट्रक्चरलिज्म की, तो आपको याद रखना है विलियम वुंट। रखोगे याद। जब स्ट्रक्चरलिज्म की बात आएगी तो कौन है, विलियम वुंट। और जब बात आ जाए प्रकार्यवाद की तो आपको याद रखना है विलियम जेम्स। ठीक है, फंक्शनलिज्म विलियम जेम्स, स्ट्रक्चरलिज्म का विलियम वुंट। और विलियम वुंट को ही क्या इन्होंने सबसे पहली प्रयोगशाला खोली थी 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, व्यवहारवाद के पिता। ठीक है, वास्तविक व्यवहारवाद के पिता किसको बोला जाता है, वो हम बच्चों विलियम वुंट। याद रखनी है, ये भी कई बार पूछी जाती है, कब प्रयोगशाला खुली थी, तो आपको याद रखना है 1879 में। किसने खोली, विलियम वुंट ने। कहा, जर्मनी के लिप्जिंग शहर में। ये क्वेश्चन आया हुआ है, कर लोगे, विलियम जेम्स। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है, इनिशिएट मोटिव। इनिशिएट मोटिव वो क्या होता है बच्चों, देखो भूख हो गई, प्यास हो गई, जो इंटरनली जो हम चीजें लेके पैदा होते हैं, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं लेकिन इंटरनली ही वो चीजें हमें मिलती हैं, भूख है, प्यास है, नींद है, ये सारी चीजें हैं, ये क्या है, हम लेके पैदा होते हैं। तो देखो कौन सा जन्मजात अभिप्रेरक है, अवार्ड, क्या हम जन्मजात लेके पैदा होते हैं, बिल्कुल नहीं। क्या हमें दंड आते ही मिलने लग जाता, बिल्कुल नहीं। प्रोत्साहन क्या आते ही कहते हैं, नहीं भैया तो बहुत इंटेलिजेंट, ऐसा नहीं होता। जो भूख है, जब बच्चा पैदा होता है थोड़ी देर बाद ही वो रोता है, उसको भूख लग जाती है, वो क्या है, वो इनिशिएटिव, उसका क्या है, मोटिव है। तो वो क्या है, जन्मजात उस चीज को लेके पैदा हुआ है। भूख, प्यास, नींद, काम, इच्छा, ये सारी चीजें क्या होती है, ये बच्चे की जन्मजात लेके पैदा होता है। ये सारे आंसर ना होके आंसर क्या हुआ फिर, बी, भूख।
हैंगर, रखोगे याद? ऐसे ही हमारी सीरीज चलती रहेगी, आराम से डेली क्लास चलेगी। अब डेली आपका पेपर जब तक नहीं हो जाता, अगर ये सीरीज देख ली ना, आपके साइकोलॉजी में कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो बच्चे इस सब्जेक्ट का पूरा, ये जो साइकोलॉजी चाइल्ड डेवलपमेंट है, इसका पूरा सिलेबस करना चाहते हैं, तो मैंने इसी चैनल पे बच्चों अपनी करवा रखी है, सारा सिलेबस करवा रखा है। सारी थ्योरी पढ़ना, फिर मेरे साथ क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। मैं जो आपको कह रही थी कि मैं क्वेश्चन की एक सीरीज लेके आऊंगी, तो आज आपके सामने है ये क्वेश्चन की सीरीज। ऐसे हमारी डेली क्लास होगी अब। और हाँ, हरियाणा जीके की भी कल मैंने एक मैराथन क्लास ली थी, 2.5 घंटे की, 2 घंटे शायद 20 मिनट है हरियाणा जीके की। मोस्ट प्रोबेबली जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं हरियाणा जीके के, वो सारे के सारे मैंने उसमें करवाए हैं। एचटेट में क्वेश्चंस आए हुए ही सारे करवाए हैं। एचटेट जो लास्ट जितने एग्जाम हुए थे, उनमें से जितने क्वेश्चंस मैं उठा सकती थी वो मैंने सारे करवाए हैं। तो आप हरियाणा जीके वहां से कर लेना। साइकोलॉजी का सिलेबस करना है तो भी अपने चैनल पे है। और ये क्या, अपने क्वेश्चन ऐसे चलते रहेंगे। आज अपना है डे फर्स्ट, ठीक है। ऐसे डेली आपको क्लास देखनी है, क्लास बीच में किसी बच्चे को नहीं छोड़नी। अगर आप सोचते हो एक दिन ले लिया और एक दिन नहीं लिया और फिर आके मैम को कहोगे मैम आपका पढ़ाया हुआ है नहीं, तो आप ऐसा मत करना। हमारे बहुत सारे गलत हो या पछतावा हो, उससे बेटर है आपको क्या करना है, साथ के साथ पढ़ते रहना है। अब आपकी कभी भी डेट ऑफिशियल आने वाली है। देखो अभी दिसंबर चल रहा है, अभी तो दिसंबर में तो देंगे नहीं, लेकिन गुप्त सूत्रों से लग गया पता, 11-12 जनवरी को ही आपका एग्जाम होगा बच्चों एचटेट का। बहुत बड़ा तूफान आ गया कि भाई हाँ कोई आगे पीछे, तो 2-4 दिन हो गया तो हो गया, अदरवाइज 11-12 जनवरी लगभग 99% कंफर्म है। तो बहुत बच्चे जो अभी श्योर नहीं है ना, मतलब जिनको डाउट है कि अभी पेपर तो होना ही नहीं है, अभी कुछ होना ही नहीं है, तो आराम से घूम रहे हैं ना, उस चीज को छोड़ के बच्चों अब पढ़ना शुरू कर दो। आगे वैसे भी आपकी वैकेंसीज बहुत सारी आ रही है, तो सभी बच्चे आराम से क्लास लेंगे, डेली खूब मेहनत करेंगे अब, ठीक है। बालक के शरीर में होने वाले लैंगिक परिवर्तन विकास की कौन सी अवस्था में दिखाई होते हैं? इन विच स्टेज डेवलपमेंट द सेक्सुअल चेंजेस दैट अकर इन द चाइल्ड बॉडी स्टार्ट अपीयर? बताओ, सभी को पता है क्या पूर्व बाल्यावस्था में होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं होते। लेटर एडोलसेंस में नहीं, ये तो स्टार्टिंग में ही हो जाते हैं। अडल्टहुड में नहीं, ये होते हैं प्यूबर्टी में। कब? प्यूबर्टी, वह संधिकाल जब बाल्यावस्था खत्म होने वाला होता है, तब ये क्या होते हैं, शुरू होते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, प्यूबर्टी। इसमें सारे चेंजेस जैसे आवाज का भारी होना, पतला होना, ये सब सारी चीजें क्या आ जाती हैं, इसी एज में आते हैं, प्यूबर्टी एज में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासिकल कंडीशनिंग का अन्य नाम क्या है? क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी आपको याद रखनी है, किसने दी थी? क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दी थी बच्चों पावलोव ने। किसने दी थी? पावलोव ने। ये याद रखना है, पावलोव ने दी थी। और इसको हम एस थ्योरी भी बोलते हैं। किसको क्या बोलते हैं? एस थ्योरी। तो आपको याद रखनी है, अदर नेम ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, इसका नाम है टाइप एस थ्योरी। ये याद रखोगे, ये किसकी है? पावलोव की। आर कंडीशनिंग आपको ये भी याद रखना है, आर थ्योरी किसको बोला, किसकी है? ये है आपकी स्किनर की। ऑपरेंट कंडीशनिंग में आर थ्योरी, रिस्पॉन्स, कि आप कोई रिस्पॉन्स करोगे तब आपको कुछ मिलेगा। पावलोव में और स्किनर में बच्चों ये फर्क है। पावलोव कोई भी चीज दिखा के कि भाई आपका एचटेट का एग्जाम है, किसी भी एक पेरेंट्स को लगा लो, एक फादर ने एक बच्चे को बोला अपने को कि आप एचटेट का एग्जाम निकाल के आओगे तो मैं आपको ये दूंगा, ठीक है। और ये क्या है, पहले ना सॉरी कि आप एचटेट का एग्जाम है, मैं आपको बाइक दे देता हूं, फिर आप क्या करके आओगे, एचटेट का एग्जाम क्लियर करके आओगे। ये ऐसी थ्योरी किसकी है? पावलोव की। मानना है, लेकिन रिस्पॉन्स पहले करोगे, एचटेट पहले क्लियर करोगे, बाद में आपको बाइक मिलेगी। ये किसकी थ्योरी है? ये है बच्चों स्किनर की। इन मतलब एक उदाहरण है ये कि आपको पहले रिस्पॉन्स करोगे तब स्टिमुलस मिलेगा, लेकिन पावलोव का मानना है पहले स्टिमुलस देंगे फिर आपको क्या करना है, रिस्पॉन्स देना है, ठीक है। तो अगर पूछ लिया जाए एस टाइप थ्योरी किसकी है, आप याद रखोगे क्लासिकल कंडीशनिंग पावलोव की। आपसे पूछ लिया जाए आर थ्योरी किसकी है, तो आप याद रखोगे स्किनर की। और अगर पूछ लिया जाए एस आर थ्योरी किसकी है, तो भी आपको याद रखना है बच्चों, ये है आपकी थॉर्नडाइक की। ये तीनों बातें याद रखनी है। हो सकता है आपकी बार एस टाइप दिया, नेक्स्ट टाइम आर थ्योरी दे दे, ये भी तो दे सकता है। तो ये याद रखना है, ये किसकी है, स्किनर की। एस कंडीशनिंग ये हो ही गया फर्स्ट आंसर क्लासिकल, जिसे एस आर थ्योरी ये हमारी थॉर्नडाइक की, फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सही सिद्धांत नहीं है? मतलब डेवलपमेंट
में कौन सा प्रिंसिपल है जो नहीं है? देखो आपका डेवलपमेंट और इसमें ग्रोथ में फर्क देखो। आपकी जो ग्रोथ होती है ना वो 18 वर्ष के बाद, 16, 17, 18 मैक्सिमम 20 वर्ष के बाद रुक जाती है। एक आधे बच्चे होते हैं जो 20 तक पहुंचते हैं, अदरवाइज पहले ही रुक जाती है। आपकी जैसे हाइट होगी, आपका फिजिक हो गया, आपकी जितनी भी बॉडी की स्ट्रक्चर है वो सारी क्या हो जाती है, 18-20 के बाद रुक जाती है। लेकिन डेवलपमेंट आपका विकास ऐसा है जो वूम टू टॉम तक चलता है, मतलब माँ के गर्भ से लेके कब्र तक चलता है। मतलब आप जब पैदा हुए हो और जब तक मरते हो तब तक आपका विकास होता रहता है। कभी मेंटल विकास, कभी फिजिकली डेवलपमेंट होगी, कभी इमोशनल होगी, कभी सोशल होगी। मतलब कभी आप इमोशंस आपके काम करते हैं, कभी आपका दिमाग काम करता है, कभी शरीर काम करता है, कभी आप समाज में सीख के करते हो। तो ऐसे ही डेवलपमेंट आपका लाइफ टाइम तक चलने वाली चीज है। इसीलिए कहा जाता है डेवलपमेंट वूम टू टूम तक चलता है, मतलब लाइफ टाइम चलता रहता है। जैसे आप मान लो कि जैसे अब मुझे लगा लो, अब मेरी जितनी हाइट बढ़नी थी वो बढ़ ली, कुछ भी होना था, मेरे सारे चेंजेस जितने बॉडी में होते सब हो चुके हैं ना। तो लेकिन मैं जब सोसाइटी में गई और मैंने समाज से सीखा, इसका मतलब मेरा क्या हो गया, सोशल डेवलपमेंट हो गया। क्या हो गया, सोशल डेवलपमेंट हो गया। जैसे आपका स्टेट का एग्जाम हो गया तो आप इमोशनल डेवलपमेंट हुआ, मतलब इमोशंस आए वहां पे कहीं ना कहीं, कौन से इमोशंस आए, पॉजिटिव इमोशंस आए, मतलब खुशी के इमोशंस आए। तो इस टाइप से कभी छोटे बच्चे जैसे इनकी हाइट बढ़ गई तो क्या हुआ, फिजिकल डेवलपमेंट हुआ। इस टाइप से डेवलपमेंट लाइफ टाइम चलता है और ग्रोथ एक टाइम के बाद रुक जाती है। ठीक है, देखो ये लगातार चलने वाली प्रोसेस है, कभी कम होगी कभी ज्यादा होगी, लेकिन चलती लाइफ टाइम है। इसका मतलब पूछा क्या है, नहीं है। हम क्या देखना है, नहीं देखना है। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी अभी तो बताया मैंने कि लाइफ टाइम आप क्या है, विकास चलता रहता है। तो इसका मतलब ये तो चलता रहता है, इसका मतलब ये तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि विकास चलता है, इन्होंने पूछा नहीं है। व्यक्तिगत विभिन्नता, व्यक्तिगत भिन्नता का नियम ये भी चलता है। जैसे मेरा कोई डेवलपमेंट हो रहा है, साइड वाले का कुछ हो रहा है, किसी का कुछ हो रहा है। जैसे मेरा, मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ तो मेरा क्या मेंटल डेवलपमेंट हो रहा है, आप सुन रहे हो तो आपका भी मेंटल डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन मेरा बेटा अगर साथ में खड़ा है तो उसका क्या हो रहा है, फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है। किसी का कुछ, किसी का कुछ, लेकिन हर क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है हर किसी में। तो ये तो होते हैं व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। तो इसका आंसर ये भी नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न, पैटर्न की एकरूपता का सिद्धांत बिल्कुल एक पैटर्न में चलता है, ये भी बात है। लेकिन विशिष्ट से सामान्य प्रतिक्रियाओं की कार्यवाही, विशिष्ट से सामान्य कभी डेवलपमेंट नहीं चलता बच्चों, और पूछा भी यही है नहीं। ये चलता है, ये लिखा है स्पेसिफिक टू जनरल, लेकिन हमारा डेवलपमेंट हमेशा जनरल टू स्पेसिफिक चलता है। कैसे चलता है, जनरल टू स्पेसिफिक। ठीक है, हमारा डेवलपमेंट कैसे चला, जनरल टू स्पेसिफिक। लेकिन इन्होंने क्या लिखा, स्पेसिफिक टू जनरल। आपने कोई छोटी चीज सीखी, उसके बाद आप बड़ी सीखते, उसके बाद जैसे छोटे बच्चे को बहुत एनआर सिखाए जाते हैं, फिर उसको एक छोटा सा वर्ड जैसे कैमल है, कमल सीख गया, फिर उसे पूरी लाइन पढ़ना सीखता, उससे पूरी बुक सीख सकता है। तो उसने आसान से हार्ड की तरफ गया, ना कि उसको पूरी बुक पढ़ी फिर एनआर सीखे। ऐसा तो नहीं करते ना बच्चे। तो यही क्या है, जनरल टू स्पेसिफिक। तो आपको याद रखना है डेवलपमेंट कभी भी स्पेसिफिक टू जनरल नहीं होता। इसका मतलब होता क्या क्या है, कंटिन्यूटी हाँ चलती रहती है बिल्कुल, कभी फिजिकल कभी मेंटल। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, बिल्कुल हर किसी के इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। यूनिफॉर्मिटी, बिल्कुल पैटर्न डेवलपमेंट का क्या होता है, यूनिफॉर्म, एक समान होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ बच्चों, फोर्थ। नेक्स्ट देखो, परिश्रम बनाम हीनता अवस्था के एरिक्सन ने कौन सी आयु समूह बताया है। एक तो एरिक्सन की थ्योरी है साइको सोशल डेवलपमेंट, मनोसामाजिक विकास। ये जो थ्योरी है इसने 8 प्रकार के विकास बताए हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक के। ये 8 की 8 जो भी है इनके नाम है, मैंने सारे के सारे मैंने अपने चैनल पे ही, इसी पे ही क्लास में बता रखी है। एरिक्सन की मनोसामाजिक, एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास, साइको सोशल डेवलपमेंट, आपको वो क्लास जरूर देख लेनी है। हमेशा एरिक्सन का क्वेश्चन आता ही आता है आपके एग्जाम में। तो किसी भी बच्चे को क्लास में जो ये लेने के बाद ये 8 की 8 स्टेज हर हाल में याद कर लेनी है। अब देखना जितनी सीरीज अपनी चलेगी ना, जितने क्वेश्चन आएंगे हर एग्जाम में एरिक्सन की बात पूछी जाएगी। सबसे पहले जैसे ट्रस्ट, मिसट्रस्ट हो गया, या फिर
ऑटोनॉमी वर्सेस शेम हो गया, इस टाइप से फर्स्ट सेकंड कौन सी एज कितनी है, जैसे पहले की है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट का क्या हो गया 0 से 1.5, नेक्स्ट होगी 1.5 से 3, नेक्स्ट होगी 3 से 5, ऐसे इनकी एज भी याद करनी है। और आपको क्या करना है, पूरे 8 के 8 नाम भी याद करने हैं। अब मैं 8 नाम याद कराने लग गई ना तो 1 घंटा तो उसी में लग जाएगा। तो मैं ऐसा नहीं करूंगी, मैं सिर्फ आपको ये बताती चलूंगी किसमें आंसर कौन सा, उससे रिलेटेड बातें जरूर बता दूंगी। लेकिन अगर पूरा टॉपिक पढ़ना होगा तो बच्चों स्पेशल यहाँ नहीं बताऊंगी, वो आपको अपने ही चैनल पे एरिक्सन की साइको सोशल है वो क्लास देख लेना, बिल्कुल समझ आ जाएगा। और सारी 8 थ्योरी आपको 8 थ्योरी नहीं 8 नेम आपको याद होने चाहिए, क्योंकि आपके पेपर में पूछते हैं, ये इंपॉर्टेंट थ्योरी है डेवलपमेंट की, ठीक है। तो आपको याद रखनी है बात। देखो ये आपको याद रखनी है, ये है 4 स्टेज, परिश्रम, प्रियता बनाम हीनता। एरिक्सन की कौन सी है, इंडस्ट्री इंफीरियरिटी। तो बताओ इसका, ये 4th स्टेज है। पहली है 1.5 से 0 से 1.5, सेकंड है 1.5 से 3, 1.5 से 3, थर्ड है 3 से 5 या 6, और नेक्स्ट है इससे अगली, और यही मैंने बोला है 6 से 11 वर्ष। क्या बोला है मैंने, 6 से 11 वर्ष। तो ये इसका आंसर कौन सा हो गया, बताओ आप। ठीक है, कर लोगे। 6 से 11 वर्ष 4th स्टेज है। मतलब क्या है इनमें, पता है क्या बताया गया, 8 थ्योरी बताई गई है, जन्म से लेकर मृत्यु तक कैसी आपका जो जीवन है कैसे स्टेजेस में बटा हुआ है, ये स्टेजेस कैसे काम करती हैं। जैसे लास्ट में हो गया स्टेग्नेशन, मतलब स्थिरता आ जाती है। जैसे इसमें क्या होता है, 6 से 11 वर्ष का बच्चा या तो परिश्रम करता है, अगर वो परिश्रम करके उसको कुछ भी ना मिले तो क्या हो जाती है, उसको इंफीरियर फील होती है, हीनता फील होती है कि नहीं मैंने तो ऐसा गलत किया। जैसे सेम एज के बच्चे सेम बच्चे के साथ नहीं खेलना पसंद करते, वही एज होती है कौन सी, उत्तर बाल्यावस्था जिसको हम बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या है, 6 से 11 वर्ष, यही इसकी एज होती है, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मनोविज्ञान का संप्रदाय विचार ब्लैक बॉक्स थ्योरी के नाम से जाना जाता है। आपको ये याद रखनी है, ब्लैक बॉक्स थ्योरी ये है व्यवहारवाद के नाम से जाना जाता है। कौन सा, ब्लैक बॉक्स थ्योरी को किसके नाम से जानते हैं, बिहेवियरिज्म। कौन सा हुआ, आंसर हुआ ए व्यवहारवाद, ठीक है। अभी बताया था संरचनावाद का, क्या बताया था मैंने, प्रकार्यवाद का क्या बताया था, फंक्शनिज्म क्या बताया था, विलियम जेम्स बताए थे ना अभी, और स्ट्रक्चरलिज्म का क्या बताए थे फादर, ये मैंने बताए थे कौन, विलियम वुंट, जिनकी 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में इन्होंने क्या खोली थी, प्रयोगशाला। और गेस्टाल्टवादी कौन थे, फादर ऑफ गेस्टाल्ट अगर पूछ लिया जाए तो है वर्दीमर। कौन है वर्दीमर, ये 3-4 थे, वर्दीमिर, कोहलर, कोफका। लेकिन अगर एक पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है वो कौन है, गेस्टाल्ट में पूछा जाएगा तो वर्दीमर। इनसाइट थ्योरी लिख दिया जाए तो आपको याद रखना है कोहलर, ठीक है, कोहलर और कोफका, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हुआ, ए व्यवहारवाद। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण नहीं है। इसका मतलब 3 तो अच्छे मेंटल क्या है, मेंटल सिम्टम्स है, मेंटल डेवलपमेंट के लक्षण हैं, और एक नहीं है, कौन सा नहीं है वो देखो ध्यान से। जब आपको इंग्लिश हिंदी में समझना है तो इंग्लिश में जरूर देखना है। जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं मेरे साथ में, जो इंग्लिश में मेरे साथ में क्या जो पेपर में दे वो बच्चे भी, जो बच्चे हिंदी के क्वेश्चन में समझ ना पाए तो वो बच्चों को कोशिश जरूर करनी है, वो फटाफट इंग्लिश वाले सेक्शन को जरूर पढ़ेंगे। इंग्लिश में जो क्वेश्चन है उसको पढ़ना जरूर, अगर हिंदी में समझ नहीं आया तो इंग्लिश में जरूर आएगा, ये जरूर करना है। ऐसा मत करना जो भी बच्चा पेपर में बैठा हो और उसको हिंदी में समझ ना आए तो नेक्स्ट पे चला गया, उस क्वेश्चन को स्किप करके। बच्चों ऐसा नहीं करना, इंग्लिश में जरूर कोशिश करना एक बार देखने की। देखो निम्नलिखित में से कौन सा अच्छा मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है। मैं देखो अभी मेरे को इंग्लिश में कंफर्ट लग रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड मेंटल हेल्थ, एबिलिटी टू एडजस्ट। ये तो है गुड मेंटल हेल्थ की, जिसकी मेंटल हेल्थ अच्छी होती है वो बहुत अच्छे से एडजस्ट करते हैं। तो ये तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि इसमें क्या पूछा है, नहीं है एबिलिटी टू एडजस्ट। आपने एक चीज देखी यहाँ पे, बहुत सारे क्वेश्चन नहीं के आए हुए,
इसका मतलब आपके पेपर में भी नहीं के बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। इसीलिए मैं आप बच्चों को बोलती हूँ क्वेश्चन को बहुत आराम से और ध्यान से पढ़ना। उसमें पूछा है या नहीं, क्वेश्चन क्या पूछा है उसको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। एबिलिटी टू एडजस्ट होता है, समयघात, इमोशनल मैच्योरिटी होती है, बिल्कुल। जिसकी मेंटल हेल्थ अच्छी होती है उसको क्या होता है, इमोशनल मैच्योरिटी होती है। वो किसी भी चीज को देख के बहुत जल्दी अपने इमोशंस को अनबैलेंस नहीं करते। मतलब किसी चीज को देख के आपको पसंद नहीं, उसको देख के गुस्सा कर दिया, या फिर बहुत अच्छी लगी उसको देख के इतने खुश हो गए, ऐसा नहीं करते। वो अच्छा खुशी है या गम है, दोनों में अपने इमोशंस को क्या रखते हैं, बैलेंस रखते हैं। इसका मतलब गुड मेंटल हेल्थ का ये तो है आंसर कि वो क्या होते हैं, उनकी मैच्योरिटी अच्छी होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी होता है। लेकिन असहनशीलता, वो सहन नहीं कर सकते। गुड मेंटल हेल्थ वाले पूछा क्या है, नहीं, तो ये क्या है, इंटॉलरेंस। कौन से अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, अच्छे मानसिक स्वास्थ्य। इसका मतलब खराब मानसिक के लक्षण हैं, वो कौन से हैं, असहनशीलता। जिसका मानसिक जो डेवलपमेंट है अच्छे से नहीं हो रहा, मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है, वो बिल्कुल असहनशील होता है, किसी भी चीज को टॉलरेट नहीं कर पाता। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कैटल संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण की मापनी किसके लिए बनाई गई है, कौन से के लिए बनाई गई है, बताओ। ये कैटल कल्चर फ्री इंटेलिजेंस टेस्ट, ये है वर्बल नॉन वर्बल का कैटल कल्चर फ्री इंटेलिजेंस, ये बताओ आप। ये 4 से 8 वर्ष के दोष व्यक्ति के लिए बनाया गया है। आपको इंटेलिजेंस के टेस्ट सारे याद रखने हैं, वर्बल नॉन वर्बल, ये मैंने क्लास में बताए हुए हैं, वो सारे आपको देखने हैं। देखो कौन सा रचनात्मक की प्रक्रिया के लिए सही तार्किक कमर है, इसका मतलब प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी के लिए कौन सा है। इसका मतलब जब भी किसी क्रिएटिविटी की बात आती है, सृजनात्मकता, देखो सबसे पहले तो 2 ये चीजें याद रखो। जो सृजनात्मक होता है ना, सृजनात्मक व्यक्ति, उसकी थिंकिंग होती है डाइवर्जेंट थिंकिंग। कैसी होती है, डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट का मतलब है बच्चों बहुत सारे डायरेक्शन में सोचता है वो, ठीक है। और एक होती है कन्वर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट थिंकिंग का मतलब है अभिसारी, वो सिर्फ एक डायरेक्शन में सोच के फटाफट सॉल्यूशन बता देता है। कन्वर्जेंट थिंकिंग और डाइवर्जेंट, ये सारे कौन से स्टूडेंट्स होते हैं, ये होते हैं इंटेलिजेंट, जिनकी फिक्स बुद्धि होती है, मतलब फिक्स्ड बातें बताएंगे वो। और डाइवर्जेंट थिंकिंग वाले कौन से बच्चे होते हैं, जो बहुत डायरेक्शन में सोचते हैं, जैसे डिजाइनर्स हो गए, कि किसी भी एक चीज का सॉल्यूशन ये सोचते कि हाँ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इस टाइप का जो सोचता है वो क्या सोचता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग। और आपने देखा होगा कई बार क्लास में किसी सर ने कोई बात पूछी बच्चे से, और पूछने के बाद एक बच्चे ने बताया, मैं बोलूं मैम, मैं बताऊं मैं सर, तो जो फटाक से आंसर दिया ना, उसका मतलब उसकी थिंकिंग कैसी थी, कन्वर्जेंट थी। लेकिन अलग अलग डायरेक्शन में उसके आंसर सोचे कि ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है। वो कौन से हैं, वो हम बच्चों कन्वर्जेंट, कन्वर्ट नहीं है, कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट, ठीक है। और ये सृजनात्मक डाइवर्जेंट थिंकिंग क्रिएटिव बच्चों में होती है, और इंटेलिजेंट बच्चों में कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है। देखो फिर हम प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी कि जो भी बच्चा क्रिएटिव है और उसको अपनी क्रिएटिविटी दिखानी है, तो उसका प्रोसेस क्या रहता है, ये बात हुई है, ठीक है। आपको याद रखना है क्रिएटिव में हमेशा कौन सी थिंकिंग होती है, डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट होता है, जैसे ये एक बिंदु है, अलग अलग डायरेक्शन में सोच लिए, डाइवर्जेंट थिंकिंग है। और ये एक बिंदु है, इस पे सारी एक ही जगह पे सारी बातों का दिमाग लगा के एक जगह आंसर फिक्स फटाफट निकाल दिया, वो कौन सी है, वो है कन्वर्जेंट थिंकिंग, अभिसारी चिंतन। अभिसारी हिंदी में जिसको बोलते हैं अभिसारी चिंतन, और इसको हिंदी में बोलते हैं अपसारी चिंतन, ठीक है। तो देखो इसके लिए सीक्वेंस बताना है बच्चों। देखो उसके लिए क्या होता है, सबसे पहले प्रिपरेशन होती है, क्या होती है, प्रिपरेशन। उसके बाद होता है इंक्यूबेशन, फिर होता है इनसाइट, फिर होता है वेरिफिकेशन। देखो ये कैसे हुआ, जो भी क्रिएटिव बच्चा है उसको अपना कुछ भी बनाना है, क्रिएटिव लाइक ड्राइंग बनानी है, ठीक है। तो ड्राइंग बनाने के लिए सबसे पहले वो तैयारी करता है, जैसे आसपास में अपने इरेजर रखेगा, कोई पेंसिल रखेगा, कोई शार्पनर रखेगा, कोई कलर रखेगा,
कोई A4 शीट लगा लो, कोई भी शीट होगी वो रखेगा रखेगा, तो उसका मतलब उसने क्या की है, तैयारी की है। तैयारी करने के बाद वो क्या करता है, सत्यापन। क्या लिख रखा है ये सेम बातें लिख दी, बी और सी सेम लिख दिए बच्चों, नहीं ऐसा नहीं, ये दोनों सेम लिख दिए बच्चों, आप बी या सी कौन सा भी मान लेना। इंक्यूबेशन करेगा मतलब वो क्या करेगा, आसपास से चीजें इकट्ठी करेगा और फिर इनसाइट, जैसे इनसाइट का मतलब दिमाग की बत्ती जली, मतलब एकदम किसी चीज का आप में, आपके माइंड में क्या आना, आइडिया आना। हम किसी चीज के बारे में सोच रहे हैं, हमने तैयारी तो कर ली, कोई ड्राइंग का पेज ले लिया, हमने सारी चीजें रख ली, रखने के बाद हमने सारी चीजें रखने के बाद क्या किया, इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन का मतलब है यहाँ पे आप ये सोच रहे हो कि हाँ यही काम करना है ना, मुझे इस टाइप से बनानी है, सोच लिया। आप सोचने के बाद ये सोचते हो, अंतर्दृष्टि मतलब दिमाग यूज कर रहे होते हो कि कैसे कैसे हम इसको डिजाइन बना सकते हैं। एकदम से आया कि हाँ इस टाइप का आइडिया बना ले, वो आपका क्या हुआ, इंसाइट हुआ। और आप बनाने के बाद आप उसकी वेरिफिकेशन करते हो, क्या मैंने जो बनाया है वो सही बनाया क्या। तो इसकी प्रोसेस होती है, आपको ये याद रखनी है, प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, इनसाइड और वेरिफिकेशन। ठीक है बच्चों, अब देखो नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया प्रसूत से संबंधित नहीं है। ऑपरेंट कंडीशनिंग, अभी बताया था, ऑपरेंट कंडीशनिंग को किसने दी थी, ये ऑपरेंट कंडीशनिंग लर्निंग की थ्योरी है, ये दी थी स्किनर ने। जितनी लर्निंग की थ्योरी है वो सारी सारी की सारी थ्योरी करवा रखी है मैंने क्लास में, सारी जितनी क्लार्क हल की है, कूट लेविन की है, पावलाव की है, या फिर स्किनर की है, थॉर्नडाइक की है, अब्राहम मैस्लो की है, कार्ल रोजर्स की है, क्लार्क हल की फील्ड थ्योरी होगी, कूट लेविन, थॉर्नडाइक, जितने भी है ना वो सभी की करवा रखी है मैंने। एरिक्सन हो गया, सिगमंड फ्रॉइड हो गया, जीन पियाजे, सारी की सारी आप देख लेना उनको, आप बहुत हेल्प मिलेगी, सारा सिलेबस पूरा हो जाएगा वहीं से ही। तो फॉलोइंग टर्म इज नॉट रिलेटेड विद ऑपरेंट कंडीशनिंग, कौन सी टर्म इससे नहीं है। देखो बच्चों, इससे ना इनसाइट भी होती है, रीइंफोर्समेंट भी होती है, स्पॉन्टेनियस रिकवरी भी होती है। ये विलोपन होता है ना, ये भय से संबंधित होता है। किससे होता है, भय से। जब आपको कोई चीज भी, आपको क्या होती है, डर लगता है, तो आप क्या कर जाते हो, उस चीज को विलोप कर देते हो। लेकिन ये तीनों ऑपरेंट कंडीशनिंग से रिलेटेड है। इनसाइट एकदम से चीजें आना, रीइंफोर्समेंट और स्पॉन्टेनियस रिकवरी भी आप करते हो। तो आंसर क्या हुआ आपका, बताओ बताओ फटाफट, क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या। क्या कुछ गलत बोल दिया मैंने, बताओ आप। हाँ बच्चों, गलत बोल दिया। अभी बताया था थोड़ी देर पहले, इनसाइट थ्योरी किसकी है, पावलोव की। अभी 2-4 मिनट पहले ही बताया था, इनसाइट थ्योरी हमारी पावलोव की है। तो ये मैं किसकी बता रही, ऑपरेंट कंडीशनिंग, स्किनर की। इसका मतलब आंसर क्या हुआ, ए। इसका मतलब ये होता है बच्चों, कुछ भी बताएं उनको आप ध्यान से सुनो। टीचर गलत बता रहा है तो आपको बताना है कि ये अभी बताया था मैम, और आप क्या लिख रहे हो। तो इनसाइट क्या है, ये नहीं होती है, याद रखना है, ये है इसका आंसर ए। अब देखो, वे बच्चे जो विभिन्न प्रकार की अधिगम समस्याओं से ग्रसित रहते हैं, उनके लिए अधिगम अक्षर शब्द का सर्वप्रथम किसने किया था, लर्निंग प्रॉब्लम या लर्निंग डिसेबिलिटी है ना, ये वर्ड किसने यूज किया था सबसे पहले, आपको ये याद रखना है। सिर्फ रटने वाली बात है, आपको सैमुअल क्रिक ने किया था। किसने किया था, उनके लिए अधिगम अक्षम, मतलब कुछ भी सीखने के लिए क्या है, वो सक्षम नहीं है, अक्षम है, मतलब उनमें क्षमता नहीं है क्या करने की, लर्निंग करने की। वो किसने दी थी, वो दी थी बच्चों सैमुअल क्रिक ने, याद रखोगे। 16 का आंसर क्या है, बी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक आत्मा के विज्ञान के विचारधारा का समर्थक नहीं है। सबसे पहली क्लास में मैंने यही बात बताई थी, सबसे पहली क्लास में से ये क्वेश्चन आया हुआ है। स्ट्रक्चरलिज्म वाला विलियम जेम्स, फंक्शनलिज्म वाला स्ट्रक्चर वाला विलियम वुंड, फंक्शनलिज्म विलियम जेम्स, और आत्मा का विज्ञान। पहली क्लास से 3 क्वेश्चन आए, आप यहाँ देखो। मैंने फर्स्ट क्लास में तीनों बातें बता रखी है, आगे आए तो और भी बता दूंगी। देखो आप सुनो, कुछ बातें सुनो। हमारा जब साइकोलॉजी बना था, ये 19 सेंचुरी में बना था, ठीक है। किस कब, 19 सेंचुरी में। ये जो व्यवहार, जो व्यवहारवाद बोलते हैं, उससे पहले देखो, सबसे पहले ये फिलोसफी की एक ब्रांच थी, जिसे हम मेंटल डेवलपमेंट वाला, मेंटल साइकोलॉजी भी बोलते हैं, ठीक है। उस फिलोसफी की एक ब्रांच थी। फिलोसफी आपको याद रखना है, दर्शन शास्त्र में से क्या निकल के आया है, मनोविज्ञान निकल के आया। सबसे पहले तो आपको याद रखना है, मनोविज्ञान को सबसे पहले लोगों ने कहा
कि ये आत्मा का विज्ञान है। क्या है? आत्मा का विज्ञान है। आत्मा के विज्ञान को लोगों ने कहा आत्मा तो कुछ है ही नहीं, हमें कुछ दिख नहीं रहा, उसमें से आप कैसे बताओगे? फिर क्या बताया कुछ साइकोलॉजिस्ट ने कि ये क्या है? मन का विज्ञान है। क्या है? मन का विज्ञान। फिर भी लोगों ने नहीं माना कि मन का विज्ञान ये क्या है, फिर बोला कि ये है चेतना का विज्ञान। चेतना का विज्ञान भी कहा कि कुछ लोग क्या है, कॉन्शियस है, कुछ अनकॉन्शियस भी है, सब कॉन्शियस सारे टाइप के, तो उसको भी नकार दिया। फिर क्या बताया गया? जिस चीज में तीनों चीजें समाहित हो गई कि आत्मा भी है, मन भी है, चेतना भी है, वो किस में होती है? व्यवहार में। तो सभी चीजों को किसने संभाल लिया? व्यवहार का विज्ञान। इसका मतलब ये क्या माना गया? सबसे पहले कहा गया ये आत्मा का विज्ञान है। क्या कहा गया? आत्मा का विज्ञान। ये सीक्वेंस आपको याद रखनी है। फिर कहा नंबर 2 पे कि ये क्या है? मन का विज्ञान। दर्शन शास्त्र से निकल के आया साइकोलॉजी, और साइकोलॉजी में सबसे पहले साइकोलॉजी के क्या बोला गया? आत्मा का विज्ञान है। फिर क्या बोला गया? मन का विज्ञान है। अच्छा, फिर क्या बोला गया? ये मन का विज्ञान नहीं है, ये चेतना का विज्ञान है। और जिस चीज में सारी चीजें समाहित हो गई कि इसमें आत्मा भी आ गई, मन भी आ गई, चेतना भी आ गई, वो क्या हो? व्यवहार। और आज हम 19 सेंचुरी जब से शुरू हुई तब से क्या मानने लगे? व्यवहार का विज्ञान। और 19 सेंचुरी से स्टार्ट और अब तक हम क्या बोलते हैं? ये है व्यवहार का विज्ञान। ठीक है, ये आपको चारों सीक्वेंस याद रखनी है। ऊपर से क्वेश्चन ये आता है आत्मा का विज्ञान किसने कहा, मन का किसने कहा, चेतना का किसने कहा, व्यवहार का किसने कहा। ये भी आप लिख लो मेरे साथ। ये इसलिए लिखवा रही हूँ क्योंकि इससे जरूर एक क्वेश्चन बनता है। सबसे पहली क्लास में करवाया और सबसे पहली क्लास से 3 क्वेश्चन तो अभी तक आ चुके हैं। आत्मा का विज्ञान किस किसने कहा? अरस्तु ने कहा, प्लूटो ने कहा, डेकार्डे ने कहा। ये सारे साइकोलॉजिस्ट आपको याद रखना है, इन्होंने कहा था कि ये क्या है? आत्मा का विज्ञान है। फिर कहा मन का विज्ञान। मन का विज्ञान किसने कहा? पोम्पोनोजी ने, हॉब्स ने और जॉन लॉक ने। इन्होंने क्या कहा कि मन का विज्ञान है। ठीक है, फिर चेतना का विज्ञान, ये किसने कहा? चेतना का विज्ञान विलियम जेम्स और विलियम वुंड। हमने पढ़ा था ना भी, फादर ऑफ फंक्शनलिज्म ये विलियम जेम्स, और स्ट्रक्चरलिज्म वाले विलियम वुंड। इन्होंने क्या कहा था? चेतना का विज्ञान। लेकिन अब हम जो पढ़ रहे हैं व्यवहार का विज्ञान, ये अब के जितने साइकोलॉजिस्ट हैं उन सभी ने क्या कहा? व्यवहार का विज्ञान। उसमें चाहे वटसन हो, चाहे स्किनर हो, चाहे पावलोव हो, चाहे थॉर्नडाइक हो, जितने भी हैं आज के, वो सब ने क्या बताया? व्यवहार के विज्ञान, जो आज हम जितने भी साइकोलॉजिस्ट पढ़ते हैं। तो देखो कौन सा मनोवैज्ञानिक का विचार आत्मा के विज्ञान के समर्थक नहीं है। अब देखो कौन कौन से हैं? अरस्तु, प्लूटो, डेकार्डे, ये तो हैं भाई। इसका मतलब कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं हुआ? विलियम वुंड। विलियम वुंड ने क्या कहा था? पूछा भी यही है, नहीं। इसीलिए कहती हूँ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना, ये नहीं वाले बहुत क्वेश्चन आते हैं स्टेट में। और देखो किसने कहा था चेतना का विज्ञान? विलियम जेम्स और विलियम वुंड। तो क्या आंसर हो जाएगा? वुंड। आंसर 4th। और पूछा क्या था? नहीं। यही बात पूछी गई है ना। नेक्स्ट देखो, मनोविज्ञान की कौन सी शाखा में टेलीपैथी, पुनर्जन्म जैसे क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है? आप याद रखना, पैरा साइको स्टडी नहीं पढ़ते तो उसी से रिलेटेड है टेलीपैथी, रीबर्थ एटसेट्रा। देखो टेलीपैथी में वो चीजें आती हैं जैसे किसी का पुनर्जन्म, जैसे हम बोलते नहीं है कभी आस पड़ोस में कि इसके अपने सारा पहले का जन्म याद है, इसको पता है मैं वहां पैदा हुआ था, लड़का था, लड़की था, किस घर में था, ये सारी बातें बताते नहीं है कई। वो इस टाइप की जो स्टडी करते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं? पैरासाइकोलॉजी। ठीक है, क्या बोलते हैं? पैरासाइकोलॉजी। जो पीछे की बातें, जितनी अतीत की, भूत प्रेत, जितनी बातें करते हैं ना, इसमें ऐसे होता है, पहले ऐसे होता था, ये होता था, जितनी बेवजह की बातें हैं ना, वो सारी किसमें पढ़ी जाती है? पैरासाइकोलॉजी में। बेवजह की कैसे? बहुत हमारे क्या कहते हैं पूर्वज या पेरेंट्स लगा लो, जो अभी बैठे हैं, दादा दादी, मम्मी पापा, सारे क्या बताते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है ना, ऐसे कहते हैं इसको पहले वाला जन्म पूरा याद है। ठीक है, अब भाई कह लो पता नहीं हमें पहले वाला जन्म याद है नहीं, क्या इमेजिनेशन है सिर्फ? क्योंकि बच्चा बोल तो पाता नहीं ना, वो बता पाता। कहते हैं जब तक बोलता नहीं है ना तब तक उसको पता होता है, जब बोलने लग जाता उसके बाद नहीं पता होता। ये बात आपको लगती है ये सही है? सही बात। ऐसे ही तो कम मार दिया कि जब वो बोलता नहीं है तो आइडिया लगा लिया कि उसको पहले का जन्म याद और अब इसको याद नहीं है। कि है बात पॉसिबल? तो ये सारी बातें किस में आती हैं? इसी टाइप की बातें जो ये करते हैं ना, उसमें किस में होती है? ये पैरासाइकोलॉजी में होती है। ठीक है, तो आंसर है 18 का सी।
देखो जीन पियाजे की 4 अवस्थाएं हैं, हमने पढ़ी भी थी, जीन पियाजे का पूरा पढ़ाया हुआ है। संज्ञानात्मक विकास जीन पियाजे ने दिया था, ठीक है। इसने 4 अवस्थाएं बताई थी। सेंसरी मोटर स्टेज, इसकी क्या एज है, आप पीछे क्लास देखोगे। सेंसरी मोटर स्टेज, थर्ड बताओ आप, फोर्थ बताओ, फॉर्मल, औपचारिक जिसे हम बोलते हैं, पूर्व संक्रियात्मक, प्री ऑपरेशनल जिसे हम बोलते हैं, प्री ऑपरेशनल, और इसको क्या बोलते हैं हम, कंक्रीट, जिसे क्या बोलते हैं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और इसे बोलते हैं औपचारिक। हिंदी में लिख देती हूँ एक बार सारे नाम, फिर से अजीब तरीके से लिख दिए मैंने। ये आपको याद रखने हैं, जीन पियाजे ने 4 स्टेज दी थी, और ये चारों स्टेजेस आपको याद रखनी है, और कौन से की क्या उम्र है वो भी आपको याद रखनी है। फर्स्ट, इंद्रिय जनित अवस्था, जब बच्चा इंद्रियों के माध्यम से सीखता है, जैसे रोता है, भूख लग जाए जब, इसका मतलब वो ये बताना चाहता है कि मुझे भूख लगी है, दूध पिलाओ, इंद्रिय जनित अवस्था, मतलब सेंसरी मोटर, आप हाथों से इन चीजों से, सेंसिस से सीखता है। सेकंड है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, एज इनके आप खुद याद करोगे, चैनल पे पढ़ा रखी है क्लास, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। फिर है औपचारिक, जिसे हम फॉर्मल बोलते हैं, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट और फॉर्मल। तो ये चारों स्टेज संज्ञानात्मक विकास की किसकी हैं, जीन पियाजे की। तो देखो इनमें से क्या पूछा है, समझने की तार्किक, जब भी तार्किक की बात आई जाए, अंडरस्टैंड हाइपोथेसिस, तो ये होती है एडोलसेंस, और ये लगभग कितनी होती है, जो कौन सी होती है, 11 से 15, या ऐसे आ जाए 12 से 16, 17, 18। तो ये सारी हाइपोथेटिकल जब भी बातें करते हैं ना, वो कौन सी एज के करते हैं, प्यूबर्टी वाले या एडोलसेंस वाले बच्चे बातें करते हैं। जैसे कहते नहीं है कि मम्मा मैं ऐसे कर दूंगा, मैं फिर आप देखना, वेट करना, मैं आपका बेटा इतना कामयाब हो जाएगा, आपकी बेटी इतनी कामयाब हो जाएगी, जितनी बातें नहीं करते बेवजह की, मतलब इमेजिनेशंस, हाइपोथेटिकल, जिसका कोई मतलब है ही नहीं, पता नहीं करेंगे या नहीं, अपने आप से ज्यादा किसी को समझना नहीं। किशोरावस्था में बच्चे ऐसे ही तो करते हैं ना, एक किसी को अपना नायक मान लेना कि हाँ मैं ऐसा ही, बहुत बच्चे देखे होंगे अपने रूम में किसी शाहरुख खान की फोटो लगा ली, किसी और की लगा ली। तो वो कौन सी एज में बच्चा करता है, वो करता है एडोलसेंस में। तो यही इसका आंसर होगा। और एज कौन सी होती है बच्चों, यही होती है 11 से 15 वर्ष एडोलसेंस की एज, 12 से 16, 17, 18 भी हो सकती है, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मनोविज्ञान मानव के चिंतन, स्मृति, भाषा, प्रत्यक्षीकरण इत्यादि का अध्ययन करता है। देखो अभी बताया मैंने, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास। संज्ञान का मतलब आप जब भी क्या करते हो, मेंटल डेवलपमेंट बोल लो, कॉग्निटिव बोल लो, उसमें क्या करता है इंसान, संज्ञान मतलब दिमाग से रिलेटेड याद रखना, किसी चीज को सोचना, समझना, तर्क वितर्क, ये सारे किससे होते हैं, संज्ञानात्मक विकास में होते हैं। और देखो ये क्या लिखा है, चिंतन करना, स्मृति करना, भाषा, परसेप्चुअल, किसी चीज को देख के आइडिया लगाना, लॉजिकल बातें करना, ये सारी चीजें आप कब करते हो, जब आपके पास दिमाग है। और ये किससे रिलेटेड हो गया, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान से, कॉग्निटिव साइकोलॉजी से। तो इसका आंसर क्या है बच्चों, बी। जब भी आपके पेपर में आ जाए चिंतन, मतलब दिमाग से काम लिया, स्मृति, मेमोरी, दिमाग से काम ली, भाषा आप जब सीखते हो जिसके अंदर प्रॉपर दिमाग का, प्रत्यक्षीकरण, किसी चीज को लेके परसेप्शन नहीं बना लेते, तो क्या होता है प्रत्यक्षीकरण। ये कब करते हो, जब आपके अंदर कौन सा, किस चीज का यूज हो रहा है, कॉग्निटिव साइकोलॉजी में इसमें यूज होता है। तो आंसर है बी, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, कॉग्निटिव साइकोलॉजी। समझ तो आ रहे हैं ना, हाँ बच्चों समझ आ रहे होंगे, उम्मीद है। ऐसे ही अपनी क्लास चलेगी, डेली चलेगी, जो बच्चे देखेंगे फिर बताना मुझे एचटेट देके आने के बाद आपका स्कोर क्या रहा, बहुत हेल्प मिलेगी इनसे आपको। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का प्रकार क्रेशमर, ये क्रेवमर नहीं है, क्रेशमर के द्वारा नहीं दिया गया। ये पर्सनैलिटी का टॉपिक है। देखो पर्सनैलिटी के जो टाइप्स है ना, टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी का टॉपिक भी करवा रखा है, देख लेना। टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी, ये भी क्वेश्चन वहीं से आया हुआ है। 2 टाइप की मान लो आप, एक तो है सामाजिकता के आधार पे, सामाजिकता के आधार पे,
और एक है क्रैशमर, इसके शारीरिकता के आधार पे। शारीरिकता के आधार पर तो देखो बच्चों क्या होता है, सामाजिक के आधार पर मैंने बताया था, एक तो है जुंग, जुंग ने बताया था ना, जो इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट है ना और एम्बीवर्ट, वो सारे किसके बेस पे थे, सामाजिकता के आधार पे, सोशल के आधार पे जुंग ने बताया था। और आइजेंग ने इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट और साइकोटिक और न्यूरोटिक किसने बताए थे, आइजेंग ने। लेकिन शारीरिकता के आधार पे तो शेल्डन थे, क्रैशमर, क्रैशमर के मैंने 4 डिराइव किए थे, क्या क्या बताए थे, आपको चारों के चारों याद रखने हैं। देखो एक बताया था एस्थेनिक, क्या बताया था, एस्थेनिक, जो लोग दुबले पतले होते हैं, चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं, वो कौन से होते हैं, एस्थेनिक। और सेकंड बताया था एथलेटिक, जो सुडोलकाय, चौड़ी बॉडी के, सही बॉडी शरीर, सुडोलकाय, हंसमुख खिलाड़ी टाइप के। थर्ड बताए थे पिकनिक, जो बच्चे पिकनिक पे घूमने गए, गोल मटोल लेकिन छोटे होते हैं, पता ही नहीं लगता कि बहुत खाते हैं लेकिन खुश मिजाज के होते हैं, वो तो पिकनिक। और फोर्थ नंबर के होते हैं डी प्लास्टिक। तो अब देख लो क्रैशमर का ये वर्गीकरण है। अब इनमें से कौन सा है कौन सा नहीं, ये बाब आप देख लो। इनमें पूछा है नहीं दिया गया, आप देखो नहीं कितनी बारी पूछा गया, नहीं को जरूर याद रखोगे सारे के सारे बच्चे। देखो एस्थेनिक, एस्थेनिक हो गया, पिकनिक हो गया, एथलेटिक हो गया, क्या ये कलात्मक होता है, नहीं, ये शारीरिकता के आधार पे कोई प्रकार नहीं है। देखो अगर किसी बच्चे को यहाँ पे क्रैशमर का ये पता है ना, शारीरिकता के आधार पे बताया हुआ क्रैशमर ने, सुडोलकाय एथलेटिक मतलब गोल मटोल, कलात्मक तो कला से रिलेटेड होगा, इसका शरीर से तो कोई संबंध ही नहीं है, वैसे भी आंसर बी बन रहा है यहाँ पे। लंबा काय मतलब जो लंबे होते हैं, गोलाकाय मतलब जो गोल मटोल होते हैं। या शारीरिकता के आधार पे वैसे भी पता लग रहा है कौन सा हुआ, कलात्मक। ठीक है, नेक्स्ट देखो, जीन पियाजे के अनुसार नैतिक विकास की, देखो फिर से आ गया, जीन पियाजे ने एक संज्ञानात्मक विकास दिया है, एक नैतिक विकास दिया है। हेट्रोनोमी रेसिप्रोसिटी गिवन बाय जीन पियाजे, ये बताओ आप। एक है ऑटोनोमी, एक है हेट्रोनोमी। ऑटोनोमी में मतलब सेम चीजें, और हेट्रो में क्या हो गया, डिफरेंट चीजें। और इसने बताया है गिवन बाय जीन पियाजे ने, ये क्या है, वर्ष, एज है, आयु समूह क्या है, जीन पियाजे के अनुसार नैतिक प्रायता अन्योता की मतलब हेट्रोनोमी रेसिप्रोसिटी 5 से 8 वर्ष तक, क्या है 5 से 8 वर्ष तक, ये याद रखोगे। जीन पियाजे ने 2 प्रकार बताई है, एक बताया संज्ञानात्मक, एक नैतिक विकास का सिद्धांत भी दिया जीन पियाजे ने। कौन सा लर्निंग डिसेबिलिटी चिल्ड्रन, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अक्षम बालकों का लक्षण नहीं है, फिर से नहीं आ गया तो बच्चों नहीं, तो सभी बच्चों को याद रखना ही रखना है। देखो कौन सी नहीं है बताओ आप, परसेप्चुअल इफेक्टिवनेस, लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं है ना, जो बच्चे किसी चीज को देख के परसेप्शन बना लेते, अपनी धारणा बना लेते, किसी चीज को समझ लेते, उनमें ये डिसेबिलिटी कहाँ हुई, पूछा क्या है, डिसेबल्ड लर्निंग, जो सीखने में जो सीख नहीं पाता, जिसकी दिमाग परसेप्शन करना जानता है उसके अंदर डिसेबल्ड तो बिल्कुल नहीं है, उसके अंदर प्रॉपर लर्निंग का काम हो रहा है, उसका माइंड कर रहा है, इसका मतलब आंसर ये नहीं है, आंसर पूछा है नहीं है। इमोशनल सामयिक अस्थिरता, डिसऑर्डर ऑफ अटेंशन, आवेगिकता, इमोशनल इंस्टेबिलिटी क्या होती है, क्या लर्निंग डिसेबल्ड में, अव्यवस्थित, डिसऑर्डर ऑफ अटेंशन, एडीएचडी भी बोलते हैं ना, अटेंशन डेफिशिएंसी हाइपरसेंटिव, क्या है एडीएचडी डिसऑर्डर, ये होता नहीं है एडीएचडी। तो बताओ इसमें से क्या नहीं होता लर्निंग डिसेबल्ड में, बताओ आप सभी, थोड़ा बहुत तो आप भी बताओ मुझे। ये सारी होती हैं, मतलब जिसमें लर्निंग डिसेबल्ड मतलब सीखने में कमी है ना, उसके अंदर अस्थिरता बिल्कुल होगी, अव्यवस्थित अवधान बिल्कुल, डिसऑर्डर होगा, अटेंशन मतलब ध्यान देने की कमी होगी, तभी तो वो लर्निंग क्या है, डिसेबल्ड है। इम्प्लिसिटी आवेगता कमी है, होती है, लेकिन परसेप्चुअल इफेक्टिवनेस डिसेबल्ड की पहचान नहीं है, ये तो अच्छी मेंटल डेवलपमेंट की पहचान है, और इसने पूछा है नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ए। गंभीर मानसिक मंदता वाले बालकों की बुद्धि लब्धि, आईक्यू लेवल, आईक्यू लेवल सबसे पहले 1912 में स्टर्न ने फॉर्मूला दिया था आईक्यू लेवल का, ये याद रखोगे। इन्होंने बताया था मेंटल एज डिवाइडेड बाय में क्रोनिकल एज। फिर बहुत लोगों ने बोला, आगे टर्मन है, उन्होंने ही बोला भाई मेंटल और क्रोनिकल लिख भी दिया, मान लो उसकी मेंटल एज है मतलब मानसिक आयु उसकी, और वास्तविक आयु, ठीक है,
ये बताया था स्टर्न ने 1912 में। फिर क्या बताया टर्मन ने कि भाई किसी की मानसिक आयु तो मान लो 6 साल की है और रियल में है वो 10 साल का, तो 2 तिये 6, 3 2 5 तो 3/5। तो क्या बोला कि मेंटल इंटेलिजेंस है, जो आपका लेवल है मेंटल लेवल, क्या कभी पॉइंट्स में आ सकता है? नहीं। इसीलिए टर्मन ने, याद रखोगे, टर्मन ने 1916 में एक फॉर्मूला दिया, मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100। ये बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला है और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आप सभी बच्चों को ये याद रखना है। टर्मन है ये, क्या रखना है? याद रखना है। आप पूछ क्वेश्चन आ सकता है आईक्यू फॉर्मूला, इंटेलिजेंट क्वोशंट फॉर्मूला किसने दिया? आप याद रखोगे टर्मन ने दिया। क्या रखोगे? रिवाइज्ड फॉर्मूला है ये टर्मन का, इंटेलिजेंट क्वोशंट फॉर्मूला। इन्होंने बताया मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100। उससे पहले स्टर्न ने दिया था आईक्यू फॉर्मूला, मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनिकल एज। इसमें क्या है आईक्यू फॉर्मूले में कि क्या आ रही थी? एज पॉइंट्स में आ रही थी। तब इसको क्या किया था? रिवाइज किया था और ये बनाया था। तो आपको ये याद रखना है, टर्मन ने दिया, 1916 में दिया, और ये फॉर्मूला, तीनों बातें क्या है? इंपॉर्टेंट है। ठीक है। बहुत सारे आईक्यू लेवल हैं, जैसे 19 to 110 तक क्या होता है? सामान्य बच्चा होता है। 142 अबव तक प्रतिभाशाली जीनियस बच्चे होते हैं, उसके बीच के लेवल, उससे नीचे के लेवल सामान्य, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, सारे बता रखे हैं। जड़, मूड, मूर्ख जिसे बोलते हैं ना, वो सारे मैंने आपको करा रखे हैं। वो सारे इंटेलिजेंस के टॉपिक में देख लेना। इंटेलिजेंस का बुद्धि का टॉपिक क्लास सारा पूरी की पूरी इंटेलिजेंस का टॉपिक मैंने करा रखा है अपने ही चैनल पे, वो क्लास देख लेना। किसी को भी फॉर्मूला में कहीं प्रॉब्लम में नहीं आएगी। 20 से नीचे जब भी पूछ लिया जाए ना, इसका मतलब वो कुछ समझता ही नहीं, वो जड़ है, वो बिल्कुल जीरो है, जड़ बुद्धि है। लेकिन पूछा क्या है? मानसिक मंदता वाले, ये होते हैं सीवियर, सॉरी मॉडरेट। क्या होते हैं? मॉडरेट। लेकिन ज्यादा गंभीर होते हैं जो बिल्कुल ही ना जानते हो, 20 से 35। 20 से नीचे वाले तो को तो पता ही नहीं होता कुछ भी, लेकिन थोड़ा बहुत नाम वगैरह जानते हैं। वो कौन से? सीवियर वाले, वो इनकी क्या होती है? 20 से 35। जिस भी बच्चे को ये रेंज नहीं आती, क्लास ली हुई है बच्चों, देख लेना, आपको सारी रेंज क्या आ जाएंगे? समझ आ जाएंगे। विकास की कौन सी अवस्था में समान लिंगियों के साथ रुचि मित्रता विकसित की है? सेम सेक्सुअल ग्रुप। मैंने जब डेवलपमेंट का टॉपिक करवाया था, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, उसमें मैंने बताया था शैशवावस्था, बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था। उसमें आपको याद होगा उत्तर बाल्यावस्था करवाई थी मैंने। उत्तर बाल्यावस्था में मैंने आप लोगों को बताया था बच्चों कि जो जैसे 10 से 12, 13 साल के जो बच्चे होते हैं ना, 10, 11, 12 साल के जो बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं उत्तर बाल्यावस्था में? आप अपने आस पड़ोस घर में भी आसपास में देख सकते हो। जैसे लड़कियां होती हैं, वो कहेंगी मम्मा मेरे साथ खेलेगी सिर्फ, ये मेरी फ्रेंड, ये मेरा भाई बीच में नहीं आना चाहिए। वो भाई क्या कहेगा? मम्मा इसकी जो फ्रेंड्स है ना, वो यहाँ नहीं आनी चाहिए, सिर्फ मैं अपने दोस्तों के साथ खेलूंगा। तो इसका मतलब आप घर में भी देख रहे होते हो, जो अपने ही साथ के बच्चों के साथ खेलना पसंद करते हैं ना, वो इसी एज के होते हैं, जिसे हम उत्तर बाल्यावस्था भी बोलते हैं। और एज देखो इसके आसपास वाली कौन सी है? ये है 10 से 12 वर्ष। जब सेम सेक्सुअल ग्रुप की बात आ जाए ना, वो यही होते हैं, उत्तर बाल्यावस्था वाले बच्चे होते हैं बच्चों। ठीक है। देखो नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा यथार्थवादी चिंतन का प्रकार नहीं है? रियलिस्टिक थिंकिंग का प्रकार नहीं है। क्या नहीं है बताओ? अभी बताया था कन्वर्जेंट थिंकिंग, जो बहुत डायरेक्शन में सोचता है जो बंदा, जो सृजनात्मक बच्चे होते हैं वो बहुत डायरेक्शन में होते हैं। तो क्या वो रियलिटी बेस्ड नहीं होते? बिल्कुल, वो तो बहुत ज्यादा रियलिटी बेस्ड होते हैं, क्योंकि वो चीजों को क्या है? प्रैक्टिकल सोचते हैं। पूछा क्या है? चिंतन का प्रकार नहीं है। इसका मतलब ये आंसर नहीं है, क्योंकि ये तो चिंतन का, ये यथार्थवादी चिंतन का प्रकार होता है। क्रिएटिव थिंकिंग, सॉरी कन्वर्जेंट और क्रिएटिव, ये कन्वर्जेंट वाली बहुत सारे डायरेक्शन को लेके एक जगह पे लेके आना, मतलब फटाक दे आंसर देना, वो कौन से होते हैं? कन्वर्जेंट। डाइवर्जेंट होते हैं क्रिएटिव थिंकिंग वाले। इवेल्युएटिव, बिल्कुल चीजों का इवेल्युएशन, मूल्यांकन करना जानते हैं। लेकिन ऑटिस्टिक थिंकिंग, सब लीन, खुद में ही लीन रहना, ये कोई चिंतन नहीं है। और पूछा क्या है? यथार्थवादी चिंतन का प्रकार नहीं है, रियलिस्टिक थिंकिंग टाइप नहीं है। तो ये नहीं होता, ये इवेल्युएशन थिंकिंग होती है रियलिस्टिक थिंकिंग में। क्रिएटिव थिंकिंग, जिनकी थिंकिंग डाइवर्जेंट होती है, वो तो होती है रियलिटी में, और कन्वर्जेंट भी होता है अभी सारी। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर है डी, सबलीन चिंतन नहीं होता इसमें से ऐसा कुछ। देखो नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक मानवता मनोविज्ञान का समर्थक नहीं है? मानवता का अब्राहम मैस्लो हो गया, कार्ल रोजर्स हो गया, आर्थर कॉम्बस, ये तीनों मानवता के हैं। सिगमंड फ्राइड, देखा होगा ना, मनोलैंगिक, हर चीज को सेक्सुअल से रिलेट करके कौन मानते हैं? सिगमंड फ्रॉइड। सिगमंड फ्रॉइड तो मानवता की बिल्कुल बातें नहीं करते। बिल्कुल छोटा बच्चा होता ना, वो अपना अंगूठा चूसता है, उसको भी उन्होंने नेगेटिव वे में बच्चे को लिया है। हर चीज को किससे किया है? सेक्स से रिलेट करके समझाया है। तो हर चीज को गलत बोला है। वैसे तो देखो हमें पढ़ना पड़ता है, अदरवाइज हर चीज को गलत लिया। अजीब ही टाइप का साइकोलॉजिस्ट रहे हमारे सिगमंड फ्रॉइड, लेकिन मानवतावादी की इन्होंने बात कभी की ही नहीं। मानवतावादी वाले 3 याद रखने हैं, अब्राहम मैस्लो और कार्ल रोजर्स और आर्थर कॉम्बस। अब्राहम मैस्लो, कार्ल रोजर्स और आर्थर कॉम्बस, ये तीनों हैं मानवता के। और पूछा क्या है? नहीं है। देखो नहीं का कितने आने लग रहा है। फ्राइड, सिगमंड फ्रॉइड बिल्कुल नहीं थे इसके। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, कितनी बारी बताया स्ट्रक्चरलिज्म देखो दोबारा फिर आ गया। कौन है? विलियम वुंट, विलियम जेम्स, विलियम वुंट। चेतना का भी बताया था ना, और फंक्शनलिज्म का विलियम जेम्स हमने पढ़ाई था, और स्ट्रक्चरलिज्म के लिए विलियम वुंट बच्चों। 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में प्रयोगशाला भी खोली थी इन्होंने ही। बहुत बार एक बात को बता रही हूं, याद हो रही होंगी ना बातें। ये हम जो पढ़ रहे हैं ये पैटर्न हमारा सही होगा बच्चों। ऐसे ही हमारी क्लास चलती रहेगी, उससे रिलेटेड कोशिश रहेगी, बातें आपको मैं बताती चलूं। और जो भी आपको टॉपिक नहीं आया, जैसे एरिक्सन का है या फिर मनोसामाजिक वाला अब्राहम मैस्लो का है, ये मानवतावाद वाला, या अल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक ये वाला, ये जितने भी जिनमें बच्चों की दिक्कत आए ना, वाइगोत्स्की की होगी जैसे थ्योरी, जितने भी बच्चों को जो भी दिक्कत आए ना, पीछे क्लास ले रखी है वो देख लेना, और फिर क्वेश्चंस को सोल्व करोगे तो बहुत आराम से हो जाएगी। एरिक्सन की आठों स्टेजेस आपको याद रखनी है। जैसे जीन पियाजे का संज्ञानात्मक अभी 4 स्टेजेस बताई थी, वो कौन सी स्टेजेस हैं और क्या एज है, वो दोनों बातें याद रखनी है। जैसे इंटेलिजेंस के हैं टेस्ट है, वर्बल है, नॉन वर्बल है, ये सारे टेस्ट आपको याद रखने हैं। जैसे आईक्यू फॉर्मूला है, ये भी आपको याद रखने हैं। जितने भी जिसका फादर है, कोई व्यवहारवाद का है, कोई एजुकेशनल साइकोलॉजी का है, शिक्षा मनोविज्ञान का है, मनोविज्ञान के सारे आपको फादर भी आपको याद रखने हैं। थ्योरीज है, जैसे पावलाव की है, वर्देमेर वाली है, स्किनर वाली है, ये सारी थ्योरी, थोंडाइक वाली है। इनमें पशुओं का, कौन से पशु का क्या प्रयोग किया था, SR थ्योरी कौन सी है, R थ्योरी कौन सी, S थ्योरी, ये सारी बातें बता भी रखी हैं। और ये देखो क्वेश्चन में बार बार आ रही है। इसीलिए जब मैं कह रही थी ना कि आप सारा सिलेबस कर लो, ये आप जब क्वेश्चन मैं सोल्व कराऊंगी तब आपको पता लग जाएगा क्या हमने पढ़ा है वो सही पढ़ा है या नहीं। वो देखो आपके सामने आ रहा है, पहली ही क्लास में से आपके सामने 4 क्वेश्चन आ गए। साइकोलॉजी की पहली क्लास में से 4 क्वेश्चन। तो जितनी साइकोलॉजी की मैंने बातें बताई है ना अपनी क्लास में, वो सारी इंपॉर्टेंट रही हैं। देखो मैं नहीं कह रही, ये TGT का ही पेपर खुद तुम्हारे सामने सोल्व करवा रही हूँ, ये बता रहा है पेपर। इसीलिए कह रही हूँ साइकोलॉजी जितनी करवाई है सारी देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है सभी बच्चों के लिए। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए हुए आगे वैकेंसीज आपका वेट कर रही है। देखो पूछा है मोटिवेशन का साइकोलॉजी, मोटिवेशन अभिप्रेरणा, इसका साइकिल होता है, वो आपको याद रखना है। किसी भी चीज को पाने के लिए आप मोटिवेट तो होते हो। कब मोटिवेट होते हो? जब आपको उसकी नीड होती है। नीड के बाद क्या होता है? आपका ड्राइव होता है, जो आप मेहनत करते हो उसके बाद आपको इंसेंटिव मिलता है। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है? एक चक्र होता है, ऐसे चलता है ये चक्र। जैसे यहाँ नीड आ गया, फिर ड्राइव आ गया, फिर इंसेंटिव आ गया, ऐसे चलता है। अभिप्रेरणा चक्र है। इसमें क्या नहीं होता? इसमें इमोशंस का कोई संबंध नहीं होता। तो आंसर C, इसका आंसर क्या हो जाएगा ना? सॉरी बच्चों, बी संवेग। अच्छा यहाँ पे तो C लिख दिया और यहाँ पे इंग्लिश में ये लिख दिया। भाई इमोशन है इसका मतलब। ठीक है, यहाँ पे क्या है? इमोशन है। यहाँ पे B लिख दिया, यहाँ पे C। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे तो इसका आंसर C है, इंग्लिश में इसका आंसर क्या है? B है। ठीक है बच्चों, कर लोगे? दिक्कत तो नहीं आ रही होगी? भय का संवेग किस प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ है? हमारे मैकडूगल थे, उन्होंने 14 टाइप की क्या दी थी? मूल प्रवृत्ति दी थी। कितने प्रकार की? मूल प्रवृत्ति 14 प्रकार की। उसमें से भय होता है, जब बच्चे को भय लगता है किसी भी इंसान को, तो वो क्या कर जाता है? वो एस्केप कर जाता है। इसकी बेसिक क्या है? इंस्टिंक्ट है, एस्केप, भय, पलायन कर जाता है। जब किसी चीज से डर लगता है तो उस छोड़ के क्या हो जाता है? वो भाग जाता है।
तो बच्चों ये थे अपना आज एक पूरा प्रैक्टिस पेपर साइकोलॉजी का। ऐसे ही हम डेली की डेली करेंगे और बीच बीच में हम हरियाणा जी के भी करते रहेंगे। 40 नंबर की तो मैं खुद 150 में से आपका स्टेट का खुद तैयार करवा रही हूँ। ऐसे ही पढ़ते रहना और ऐसे ही अपनी डेली क्लास चलेगी। ठीक है, सभी बच्चों को क्लास लेनी है। जो भी आपके भाई बहन छोटे बड़े तैयारी कर रहे हैं स्टेट की, उनको ये आप क्लास बिल्कुल बता सकते हो। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही चलेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने का बहुत फायदा होता है बच्चों, उससे आपको ये पता लग जाता है कि जो हमने सिलेबस पढ़ा है वो सही पढ़ा है या नहीं, इससे ये आइडिया हो जाता है। इसीलिए ये क्वेश्चंस जरूरी होते हैं। ऊपर से आपको टाइम मैनेजमेंट भी आ जाता है, आपको कैसे पढ़ना है। और एक ये नहीं वाला विशेष ध्यान रखना है या नहीं, इस बात आपको खास ध्यान रखोगे, क्योंकि जो नहीं है इसके क्वेश्चंस बहुत आते हैं। ठीक है, ये थी अपनी क्लास। कल ऐसे ही हमारी नेक्स्ट क्लास आएगी। पढ़ते रहो बच्चों अपना बिना टाइम वेस्ट किए हुए। थैंक यू बच्चों।